नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हाल ही में भारत सरकार और दूसरे ज़रूरी संस्थानों में हुई टॉप लेवल की नियुक्तियों की एक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज से। ये वो संस्थाएं हैं जो सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज में बहुत अहमियत रखती हैं। लिस्ट में पहला नाम है यूपीएससी के चेयरमैन का डॉक्टर अजय कुमार और 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी। हाँ, और इसी कैटेगरी में 3 और नाम हैं जो भारत के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम है। एक तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, जो हमारे पूरे स्पेस प्रोग्राम की कमान संभाल रहे हैं। फिर सेबी की चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती हैं। बिल्कुल पूरे शेयर बाजार पर नजर रखती हैं। और IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ, जो बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर हैं। ये तीनों मिलकर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन सब की दिशा तय करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ स्पेस टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ आम आदमी का पैसा। और इसी लिस्ट में एक नाम बिल्कुल अलग फील्ड से है। BCCI के 37वें अध्यक्ष के तौर पर मिथुन मनहास और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM के चेयरमैन हैं प्रोफेसर S महेंद्र देव। बातें कुछ बहुत बड़े संवैधानिक और न्यायिक पदों पर। यहाँ से बात और भी कह सकते हैं गंभीर हो जाती है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। बिल्कुल, और इन पदों का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। जैसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत हैं, वो देश की पूरी न्याय व्यवस्था के प्रमुख हैं। और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर R वेंकट रमणे की फिर से नियुक्ति हुई है। दोबारा नियुक्ति हुई है। हाँ, ये सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं और इनकी दोबारा नियुक्ति ये दिखाती है कि सरकार कानूनी मामलों में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी चाहती है। अब एक ऐसे पद की बात करते हैं जो ज्यादातर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन सरकार की तिजोरी पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी, इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं। इससे आप संसद के खर्च नियंत्रण समिति कह सकते हैं। अच्छा। इसका काम बहुत सरल भाषा में ये है कि जब कोई मंत्रालय 1000 करोड़ रुपए मांगता है तो ये समिति पूछती है क्यों, क्या ये पैसा सही जगह लग रहा है, क्या इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो संजय जायसवाल का काम ये पक्का करना है कि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब बात करते हैं सरकार के सबसे बड़े ऑडिटर की, यानी वो इंसान जिसका काम ये देखना है कि सरकार का हर पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं। ये पद है CAG का और इसकी जिम्मेदारी अब K संजय मूर्ति के पास है। दिलचस्प है क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स में रहा है। इससे ये संकेत मिल सकता है कि सरकार का फोकस अब सिर्फ पारंपरिक सरकारी खर्चों पर नहीं, बल्कि बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो जटिल वित्तीय सौदे होते हैं उनके ऑडिट पर भी रहेगा। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब की जांच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश में फाइनेंशियल गवर्नेंस की दिशा तय करने जैसा है। चलिए अब देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले लोगों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही उल्लेखनीय नियुक्ति है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। ये तो एक ऐतिहासिक कदम लगता है ना? ये वाकई एक बहुत बड़ा और सिंबॉलिक कदम है। RPF एक बहुत बड़ा फोर्स है जो करोड़ों यात्रियों और हजारों किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा करता है। उसका नेतृत्व पहली बार एक महिला के हाथ में आना ये अपने आप में एक बहुत मजबूत संदेश देता है। और इसी कड़ी में कुछ और नाम है। CISF के DG प्रवीर रंजन है जो हमारे एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज की सुरक्षा देखते हैं, और ITBP के DG प्रवीण कुमार हैं जो चीन से लगी मुश्किल सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और खुफिया एजेंसियों की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख पराग जैन हैं। जब हम रॉ की बात करते हैं तो अक्सर जासूसी फिल्मों वाला ख्याल आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में पराग जैन का काम 99% डेटा, ट्रेंड्स और खुफिया रिपोर्ट्स का विश्लेषण करना होगा। ये ग्लैमरस कम और दिमागी तौर पर थका देने वाला काम ज्यादा है, जहां एक छोटी सी चूक के बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं। और CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं जो देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा बल की कमान संभाल रहे हैं। लिस्ट में SSB के महानिदेशक संजय सिंघल का भी जिक्र है और ये भी बताया गया है कि उनसे पहले अमृत मोहन प्रसाद इस पद पर थे
और भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख परमेश शिवमणि हैं, जो हमारी लंबी समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं। हाँ, और इसी लिस्ट में एक और अनोखी नियुक्ति है। अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ये भारत की अकेली ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड? हाँ, यानी यहाँ सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों एक ही कमांडर के नीचे काम करती हैं। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए ये पद रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और जो हमारी सेना को टेक्नोलॉजी देते हैं, उस संस्था DRDO के अध्यक्ष और DDRND के सचिव हैं डॉक्टर समीर वी कामत। और एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं यानी AFMS की। इसकी DG बनी है वाइस एडमिरल आरती सेरीन। ये कोई छोटा पद नहीं है। ये देश के लाखों सैनिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संभालने जैसा है। शांति के समय से लेकर युद्ध के मैदान तक ये सभी पद मिलकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो हमने देखा कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की कमान किन हाथों में है। लेकिन आज के दौर में देश की ताकत सिर्फ सेना से नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था से भी तय होती है। तो अब देखते हैं कि देश की तिजोरी की चाबियां यानी वित्तीय संस्थानों की बागडोर किसके पास है। इस लिस्ट के मुताबिक 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी CGA TCA कल्याणी है और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। CGA सरकार के खातों का हिसाब रखती हैं और RBI गवर्नर देश की मॉनेटरी पॉलिसी तय करते हैं। मतलब महंगाई से लेकर लोन की ब्याज दरों तक पर उनके फैसलों का असर होता है। लेकिन यहाँ एक और नाम है जो भारत की आर्थिक ताकत को ग्लोबल लेवल पे दिखाता है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक पद पर उर्जित पटेल। इसका क्या मतलब है? उर्जित पटेल का वहां होना भारत के लिए क्यों खास है? इसका मतलब है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे होंगे तो उस टेबल पर भारत का एक मजबूत प्रतिनिधि भी मौजूद होगा। उर्जित पटेल RBI के गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। सही बात है। ये वैश्विक आर्थिक फैसलों में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है और देश के अंदर टैक्स कलेक्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल के पास है। इनकम टैक्स से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स तक सब इनके दायरे में आता है। अब केंद्र से राज्यों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। स्रोतों के मुताबिक सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू खम्भमपति हैं और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। और साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और गोवा के राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू हैं। राज्यपालों के साथ साथ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी बदलाव हुए हैं जो सीधे तौर पर राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे उड़ीसा में एक लंबे समय के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। बिल्कुल। वहीं आंध्र प्रदेश में N चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। जी। और लिस्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का नाम है और हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। ये राज्यों के स्तर पर बहुत बड़े बदलाव हैं। इसका केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और मुख्यमंत्री राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो तालमेल है वो राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जब किसी राज्य में नई सरकार बनती है, जैसे उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में, तो शुरुआती कुछ महीने ये देखने में जाते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच समीकरण कैसे बैठते हैं। इन नियुक्तियों और चुनावी नतीजों का असर आने वाले समय में हमें उन राज्यों की नीतियों में जरूर दिखेगा। अब देखते हैं दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण हैं और संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथिनेनी हरीश हैं। UN में भारत का प्रतिनिधि होना तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बात कर रहे होते हैं। और इस लिस्ट में कुछ और बहुत ही रणनीतिक नियुक्तियां हैं, जैसे इजराइल में राजदूत जितेंद्र पाल सिंह हैं, फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला और अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा। ये तीनों ही देश बहुत अहम हैं। बेहद जरूरी। आज भारत के लिए रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार के लिहाज से इन राजदूतों का काम इन रिश्तों को और गहरा करना है। और हमारे पड़ोस में भी एक अहम नियुक्ति है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम हैं। हाल के दिनों में मालदीव के साथ रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उसे देखते हुए ये पद काफी चुनौतीपूर्ण लगता है।
निश्चित रूप से इन राजदूतों का काम सिर्फ मीटिंग्स करना नहीं है, बल्कि उस देश के राजनीतिक माहौल को समझना, भारत के हितों की रक्षा करना और मुश्किल समय में संवाद के रास्ते खुले रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारतीय चेहरे हैं। IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन हैं और कॉमनवेल्थ की महासचिव शर्ली अयोरकोर बोचवे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय नेतृत्व की पहुंच वैश्विक मंचों पर भी बढ़ रही है। और अंत में कुछ ऐसी नियुक्तियां हैं जो दिखाती हैं कि लीडरशिप की जरूरत हर क्षेत्र में है, कला और संस्कृति से लेकर कृषि और परमाणु ऊर्जा तक। इस लिस्ट में तो बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल, और इन सबको एक एक करके देखने की बजाय अगर हम इन्हें समूहों में देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। जैसे एक तरफ कला और संस्कृति की विरासत संभालने वाली संस्था इंटैक्ट के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर हैं, तो दूसरी तरफ भारत के भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वाह! ये दिखाता है कि गवर्नेंस का दायरा कितना बड़ा है, इतिहास को सहेजने से लेकर भविष्य की रक्षा तकनीक बनाने तक। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। और कौन से समूह देखते हैं? एक समूह है देश के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में सतीश कुमार की दोबारा नियुक्ति हुई है। ये दिखाता है कि सरकार दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक में नीतियों को लेकर निरंतरता चाहती है। कंटिन्यूटी। हाँ, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के चेयरमैन विपिन कुमार हैं, जिनके ऊपर देश के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर को संभालने की जिम्मेदारी है। ट्रेन और हवाई जहाज दोनों पर फोकस साफ दिखता है। और इस लिस्ट में कुछ बहुत ही विशेष भूमिकाएं भी हैं, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के DG अनुराग गर्ग हैं, जिनका काम नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना है, जो आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज में एक अहम भूमिका निभाती हैं। सही बात है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली की नियुक्ति उस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए महत्वपूर्ण है। और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजित कुमार मोहंती का पद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के भविष्य के लिए निर्णायक है।